सो देखो जो 11th क्लास में कुछ नहीं है, उसमें वही है फंक्शन, डोमेन, टाइप ऑफ फंक्शंस, इतना ही है क्लास 11th में। मैं बोल रहा हूं जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है उसके फंक्शन में दो तीन चीज ही है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसी में पूरा फंक्शन खत्म हो जाता है इसमें, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो कुछ डिस्कस करने को है नहीं इसमें। तो ये आपको जाके खुद से एक बार कन्विंस होना है कि हाँ जो फंक्शन टॉपिक है वहां पे वो आप जानते हो करना। फिर जो क्लास 12th वाला है उसमें चैप्टर नंबर 1 है, तो इसमें जो फंक्शंस जो डिस्कस किया वहां पे उसमें मेनली है वन फंक्शन, है ना। यहाँ पे जस्ट था कि फंक्शन है क्या, फंक्शन क्या है, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन, डोमेन रेंज टाइप्स ऑफ फंक्शन, डोमेन रेंज एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये यहाँ पे है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन है वही, मतलब सम स्पेशल फंक्शंस, टाइप्स क्या बोले, सम स्पेशल फंक्शंस, लाइक जैसे बताया था सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, इस तरह से है। तो ये है रेंज एंड स्पेशल फंक्शंस कुछ डिस्कस कर रखा है यहाँ पे, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, फिर आगे है बाइजेक्टिव फंक्शन, फिर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो हम लोग वही फंक्शन पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखना है, ये जो इसमें मिलेगा, तो इसमें अलग अलग वहां पे पार्ट है, देखो 2.1 एक्सरसाइज, 2.2, 2.3, 2.4 ऐसे है। तो आप फंक्शन वाला पार्ट सिर्फ देखना है, रिवाइज कर लेना। तो आओ मैं यहाँ पे थोड़ा इसको डिस्कस करता हूँ, फिर उसी बुक से इसको डिस्कस करते हैं एक बार। इनवर्स ऑफ फंक्शन, तो ये हमें, ये मैं अभी आपको थ्योरी बता देता हूँ इसका, तो आपको ट्राई करके आना है, नेक्स्ट क्लास में इसका डाउट पूछना है। अभी जो लोग ट्राई करके, अभी पिछले 3-4 दिन में जो भी ट्राई किया होगा आपने, उसमें जो डाउट आए होंगे, तो 10 से 11 में डाउट क्लास होगी, तो उसमें आज पूछ सकते हो आप। चलो तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ एक बारी, ठीक है, कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या है, कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल है, कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, ये डिस्कस करना है, ठीक है। चलो भाई, तो यहां से स्टार्ट करते हैं थोड़े से। सो वन फंक्शन, अभी ये क्लास 11-12 लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, जैम में भी इस पे क्वेश्चंस आए हैं, गेट में भी आए हैं, तो उस तरह की चीजें हैं, तो वहां अलग अलग थ्योरम्स यूज होगा। तो कोई बताइए जिनको क्लियर है, डेफिनेशन क्या है वन फंक्शन का? एनीवन? Sir, each element of X has a single and unique image in Y. ओके, Sir, f of x equal to f of y, then x equals to y. ओके, ठीक है। दूसरे तरीके से ये भी है, और कोई? हाँ So distinct element have distinct image. यस, दिस इज, हाँ। तो जो तीन लोग जैसे बताए हैं, तीनों लोग एक ही चीज को तीन अलग तरीके से बताए है, एक ही चीज, ठीक है। देयर आर 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस या वर्ड्स हो गया। सो ये है, सर हम जानते हैं कि मतलब क्या है उसका, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, सिंपल नाम तो जानते हैं। हाँ, लेकिन वही है, कई बार एग्जाम, कई बार क्या है ना, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस्ड, जहाँ स्टेटमेंट लिखा था चूज ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वहां आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या डेफिनेशन है, ताकि टिक कर सके, है ना। तो इस तरीके से, बाकी आप सॉल्व करना जानते हैं, हमें पता है कि सब लोग जानते हैं। तो देखो सिंपल है कि कोई फंक्शन है, मान लो अभी मैं लेता हूँ कि कोई एक फंक्शन है जो कहीं से कहीं, मान लो चलो ए से बी में बोल देता हूँ मैं, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जो फंक्शन 1 होगा, f is 1 function if and only if, so पहले तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, distinct elements of A has distinct images in set B। तो ये तो हो गया लैंग्वेज में कि सेट ए में डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, दूसरे तरीके से इसी को लिखूंगा मैं, सो दूसरे तरीके से यही चीज होगी, दैट इज कि x1, x2 बिलोंग्स टू A, मान लो ऐसा है कि x1 x2 इस सेट A के दो डिफरेंट मेंबर है, एंड x1 जो है वो डिफरेंट है x2 से, देन
fx1 डिफरेंट होना चाहिए fx2 से। तो ये दूसरा डेफिनेशन है। इसी को तीसरे तरीके से लिख सकते हैं थर्ड वे में कि इफ x1 x2 इन a एंड इस तरह से है कि fx1 इज इक्वल टू fx2, इस तरीके से है कि fx1 fx2 इक्वल है। यहां माना कि ध्यान रखना ये वन वे है। कभी कभी हम ये यूज करते हैं, जो मैं लिखता हूं ना इफ एंड ओनली इफ, इसका ये मतलब होता है आई डबल एफ जब लिखते हैं यहां, इसका मतलब ये वन वे का मतलब इफ देन, इफ दिस देन दिस, उल्टा नहीं सही है, उल्टा ट्रू जरूरी नहीं सही होगा। तो ये वन वे है, ये टू वे है। तो इफ एंड ओनली मतलब टू वे है। अभी कह रहे दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। सो समझ गया ना? तो कैसे भी लिख सकते हो आप। तो आप इस तरीके से किसी को बता सकते हो। अब होगा क्या ना, कहीं आपको टेस्ट करना चाहेगा वो कि आपके कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, तो पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वन वन फंक्शन। ऑप्शन ए ये रहेगा, ऑप्शन बी ये रहेगा, ऑप्शन सी ये रहेगा, तीनों रहेगा एमएसक्यू में। अब आपको जो याद है वही टिक करोगे। तो आपको रिलेट करना आना चाहिए कि हाँ ये क्या है, एक ही चीज रहा है। ये तीनों स्टेटमेंट एक ही चीज को थ्री डिफरेंट वे में लिखा गया है एक ही चीज। ठीक है। तो कोई फंक्शन अगर दूं तो आप चेक करके बता दो वन वन है कि नहीं है, कर पाओगे? यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलो एक बार ट्राई करके देखो। एक फंक्शन लिखता हूं मैं। एग्जाम्पल के लिए चलो, सो एफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 रहेगा, 2 ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ऐसा करके डोमेन है इसका। और fx हमारे पास है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। बताओ ये फंक्शन वन वन है क्या? क्वेश्चन ये है। ऑप्शन ए है f इज वन वन फंक्शन, ऑप्शन बी है f इज नॉट वन वन फंक्शन, सी है f इज ऑन टू फंक्शन, एंड डी है f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ऑन टू मैं पढ़ाऊंगा हालांकि, लेकिन तुम्हें अगर आइडिया है तुम बता सकते हो। ओके, तो वन वन होगा आप ये कह रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ओके, सर 1 1 नहीं होगा। वन वन नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा बताइए? अगर वन वन नहीं है तो हमें बताना क्या पड़ेगा कि देयर आर टू डिफरेंट एक्स जिसकी सेम इमेज आ रही है। वन वन कब नहीं होगा फंक्शन? जब टू डिफरेंट एक्स की वैल्यू सेम, एक्स की डिफरेंट वैल्यू है लेकिन एफ एक्स सेम ही आ जाए। ऐसा हो सकता है? बताइए। सर वन वन होगा ये, है ना? तो सबसे आसान तरीका जब क्वेश्चन सॉल्व करने वाला होता है, सो दिस इज इजियर वे टू सॉल्व। आप अज्यूम कर लीजिए x1 x2 a में है, अज्यूम कर लीजिए fx1 इज इक्वल टू fx2 है, ये अज्यूम किया हमने, सपोज किया। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट, और अगर ऐसा आ जाता है सो मींस इट इज फाइन, सो मींस वन वन है। तो ये इस तरीके से सॉल्व करके देख लीजिए। तो सिंपली क्या करेंगे आप लोग कि लेट x1 कॉमा x2 दोनों ए जो है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 है, तो डोमेन में है r माइनस 3 एंड fx1 इक्वल है fx2 के। इसका मतलब है x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। यही हो गया।
अब इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 और x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो x1 x2 माइनस 3x1, ठीक, माइनस 2x2 प्लस 6, यहाँ से x1 x2 और माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6, तो प्लस 6 कैंसिल, x1 x2 दोनों तरफ से कैंसिल, देख लीजिए जो इक्वल सेम टर्म्स हैं तो वो कैंसिल हो गए। अब आप क्या करेंगे, सो यहाँ से इंप्लाइज, अब x1 वाला इधर ले आइए आप, या x2 वाला जैसे भी करना है, तो यहाँ से माइनस 2x1 आ गया, प्लस 2x1 हो जाएगा, माइनस 3, ये उधर चला जाएगा, सो 2x2 और इधर आ जाएगा माइनस 3x2, तो यहाँ से आ गया माइनस x1 और माइनस x2, तो ये इंप्लाई हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 1 1 तो है, अगर मैं fx1 fx2 इक्वल करूंगा तो मुझे इमेज इक्वल ही मिलेगा, इसका मतलब अगर मैं डिफरेंट x लेता हूं तो मुझे डिफरेंट fx मिलेगा। सर 1 1 में ये भी देख सकते हैं ना कि f dash x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होना चाहिए। यस, वो तो अगला लॉजिक, क्योंकि अभी हम डेफिनेशन से कर रहे हैं, तो है ना, एक क्वेश्चन आप 4 तरीके 5 तरीके 10 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो जो हमने किया ये एक तरीका है, दूसरा तरीका आपने बताया, तीसरा भी है, चौथा भी है, बहुत सारे तरीके हैं ना। तो आप जैसे कह रहे हैं कि ठीक है भैया हम ये कर लेते हैं कि हम f डैश x निकाल लेते हैं, तो जब f डैश x निकालेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक, और न्यूमरेटर में क्या बनेगा, यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 प्लस में डिफरेंस लेंगे ना प्लस 2, तो क्या आ रहा है, मतलब बोल रहा हूँ कि न्यूमरेटर में क्या बनता है, -1, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर, जो कि नेगेटिव है। तो ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ जो ये बताना चाह रहे हैं कि f डैश x नेगेटिव आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, तो ये fx एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो भी 1 1 हो जाएगा, कोई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो तब भी 1 1 हो जाएगा, वो है ना। तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो 1 1 है, यहाँ से ही पता चल जाएगा। सो ये थ्योरम है, मैं लिख देता हूँ, तो लेकिन उसके लिए मुझे पहले 1 1 पढ़ाना, मतलब वो पढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग क्या है, इसे यूज नहीं किया। तो ये तो डेफिनेशन था, इसको बोलते हैं डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन से सॉल्व किया। आप थ्योरम, जैसे इन्होंने एक थ्योरम बताया, बहुत सारे थ्योरम्स हैं, एक तो थ्योरम ये है, इफ, है ना, मान लो f जो है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन देन इट मस्ट बी 1 1 फंक्शन, ये है, देन इट मस्ट बी 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन होगा ही। दूसरा है कि अगर डिक्रीजिंग हो जाए तब भी 1 1 होगा, थ्योरम तो सेम ही चीज है, बस डिक्रीजिंग हो जाए। तो ये सब रिजल्ट्स हैं जो डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इस पे, और एग्जाम में भी आते हैं। तो मान लो ये डिक्रीजिंग हो जाए, डिक्रीजिंग, सो इफ f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन देन इट मस्ट बी 1 1 फंक्शन, तो ये भी ओके है। तो ये थ्योरम हो गया। थ्योरम हमारे लाइफ को आसान बनाने के लिए होता है, क्वेश्चन को कैलकुलेशन कम करने के लिए होता है। थ्योरम से दिए आते हैं कि डायरेक्टली यूज कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप थ्योरम्स का, ठीक है जी। तो ये तो इन्होंने रिजल्ट बता दिए उसके हिसाब से, बाकी हमने इस तरीके से सॉल्व किया। तो 1 1 तो है ये। ऑन टू क्या होता है? हाँ सर अगर इसी क्वेश्चन को सर अगर नॉट इक्वल वाली डेफिनेशन से प्रूव करना होगा तो कैसे होगा? थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर आप x नॉट इक्वल टू x2 है, अब दिखाना है fx1 नॉट इक्वल टू fx2 है, तो डायरेक्टली करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि फिर वो प्रूव करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क।
आपको बता दें दोनों क्वेश्चन इक्विवेलेंट क्यों है। क्वेश्चन ये, चलिए मैं थोड़ा सा उस पे आता हूँ, मैथमेटिकल लॉजिक्स पे आते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं एक थ्योरम होता है कि f इज डिफरेंशिएबल, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या जानते हैं आप, देन व्हाट? It is continuous. यस, इट इज कॉन्टिन्यूअस। इट्स कंटीन्यूअस। हाँ, इसी का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बताइए, इसी को मुझे दूसरे तरीके से लिखना है, कोई बताना चाहेंगे इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं? जो कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट अगर आपने सुना होगा, जैसे एक स्टेटमेंट का नेगेशन होता है, कंट्रापोजिटिव होता है, कन्वर्स होता है, सबके अलग अलग मीनिंग है। समझ रहा हूं, इसका कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा? If f is not continuous, then f is not differentiable. Right. So the same statement can be written other ways. If f is not continuous, then f is not differentiable. ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। जो पहला थ्योरम कह रहा है वही दूसरा थ्योरम कह रहा है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो वही चीज वहां भी है। सो इफ यू प्रूव दिस और इफ यू प्रूव दिस, दे आर सेम थिंग। अगर ये थ्योरम प्रूव करो, ये प्रूव करो, एक ही चीज है, सेम चीज यहाँ पे है, समझिए। सो यहाँ जो मैंने लिखे हैं, एक्चुअली इस स्टेटमेंट का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ये है और इसका कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ये है, एंड टू कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट सेज द इक्विवेलेंट थिंग, दोनों का मीनिंग सेम रहता है। मतलब क्या है, तो आप सोच रहे हो ये कंट्रापोजिटिव क्या आया? तो यहाँ देखिए, ये बोल रहा था अगर ऐसा होगा देन ऐसा होगा, तो कंट्रापोजिटिव में क्या करते हैं, इसका नेगेशन ले लेते हैं, नेगेशन तो उल्टा, तो इसका उल्टा यहाँ लिया और इसका उल्टा यहाँ कर दिया, दोनों सेम चीज कह रहा है। सो आप इस वे में जाओ चाहे इस वे में जाओ, सेम चीज है। तो कई बार इस वे में जाना बहुत डिफिकल्ट होगा, इट इज नॉट इजी टू प्रूव, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो हमें तो एग्जाम में टाइम बचाने होते हैं, क्योंकि आप जैम के या गेट के एग्जाम में, जैम में 60 क्वेश्चन आते हैं 3 आवर्स में करने हैं, गेट में 65 क्वेश्चन आते हैं 3 आवर्स में करने हैं, तो वहाँ टाइम सेव करना होगा आपको। तो कौन से तरीका इजी है उससे करना है। तो आप देखते होंगे क्लास 12 में ये तरीका फॉलो, क्योंकि ये इजी है प्रूव करना, इसीलिए इससे डिफिकल्ट है, इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं बात कर रहा था कंट्रापोजिटिव का। व्हाट इज कंट्रापोजिटिव? तो होता क्या है, ओरिजिनल स्टेटमेंट है, मान लीजिए P implies Q। P मतलब कोई स्टेटमेंट है like this, implies Q, Q is like this। तो इसका जो कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट होगा, बताइए जी जिनको आइडिया हो, P implies Q का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या बनता है? इसका कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट, जैसे इसका कंट्रापोजिटिव ये है, फिर से Not Q implies not P. राइट, हाँ। सो ये नॉट लगाया, तो ये लगाया ना, नॉट मतलब नेगेशन बोलते हैं, नॉट Q implies not P, ये समझ सकते हो आप। तो इसका मतलब ये होगा not P implies, sorry, not Q implies not P। So this statement is equivalent to this। तो ऐसे लिख सकते हो आप। तो ऐसे कोई भी थ्योरम अगर आपको मिलता है, मान लो पूरे कोर्स में, चाहे मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में, तो हर स्टेटमेंट जो इफ देन स्टेटमेंट है उसका कंट्रापोजिटिव आप लिख सकते हो इस तरीके से कि अगर देखो बोल रहा है डिफरेंशिएबल होगा तो गारंटी है कॉन्टिन्यूअस है, तो ये कहना चाह अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो गारंटी है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये कंट्रापोजिटिव हुआ। ठीक है, देख लीजिए, समझ आया ना? तो नॉट Q implies not P, ये कंट्रापोजिटिव है। तो वहां भी ऐसे ही हो रहा है, जो वन वाला फंक्शन था वहां भी ऐसे ही हो रहा है। आओ जरा ऑन टू पे आते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या है डेफिनेशन इसका? If each element in set B has at least one P
ओके यस, सो एक तो डेफिनेशन वो हो गया, दूसरा बताइए और। So when range is equal equal to to codomain. रेंज एंड कोडोमेन आर इक्वल, तो भी ऑन टू हो जाएगा, ठीक है, सेम है ना। तो ए भी ए डोमेन है, बी कोडोमेन है, अभी बी हमारा अभी कोडोमेन है यहाँ पे, कि इस फंक्शन में जो डोमेन होगा वो ए है सेट, और जो कोडोमेन है वो आपका बी है, ठीक। तो डोमेन ए है, कोडोमेन बी है। अब जब आप रेंज निकालेंगे यहाँ पे, सो जब आप रेंज निकालेंगे, सो जब आप रेंज फाइंड करेंगे इसका, तो उसको हम एफ ए लिख रहे थे, आपने देखा था। एफ ए का मतलब सेट ए के इमेजेस जो जो बनेंगे उसका कलेक्शन, तो वो सबसेट होगा बी का। तो फंक्शन एफ इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ, तो पहला तो यही है कि आप लिख सकते हो कि रेंज जो है फंक्शन का दैट इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। सो एक तो ये तरीका है। दूसरे तरीके से आप लिखेंगे कि every element of set B must have, so every element of set B must have at least one element, at least one, उसको प्री इमेज बोलते हैं, है ना। A से B में इमेज बनता है, B से A में प्री इमेज बनता है। तो प्री इमेज इन सेट A, so every element of set B must have at least one pre-image in set A। बुक्स में अगर आप देखो तो वो ऐसा लिखता है, that is, इसी को मैथमेटिकली for all y belongs to B there exist x belongs to A such that fx is equal to y, है ना। तो इसी चीज को ऐसे लिखता है। फिर से वही एक ही चीज है जो अलग अलग तरीके से, तीन तरीके से लिखी गई है, थ्री डिफरेंट वे में हमने लिखा है, बट है एक ही चीज, ठीक। इसको प्रॉब्लम है इस डेफिनेशन में, तो ये डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, जस्ट इज डेफिनेशन। सो किसी को डाउट है तो पूछिए। ठीक है, चलो अब इस फंक्शन को चेक करके बताओ, जो फंक्शन मैंने लिखा था वो ऑन टू है कि नहीं, चेक करो। ये जो फंक्शन था इसको चेक करो ऑन टू है कि नहीं, ये वाला फंक्शन है सर। ऑन टू है, बाकी लोग चेक करो, इक्वल आ रहा ना, ओके फिर तो सही है। अब ऑन टू दिखाने का वजह से मेन तरीका है, तुम कोशिश ही करना कि रेंज फाइंड कर लेना। कोडोमेन गिवन होगा क्वेश्चन में, जब भी आपसे ऑन टू की बात करेगा ना कोई क्वेश्चन में, कभी ऑन टू पूछा होगा तो आपको रेंज गिवन ही होगा। आपको क्या फाइंड करना है, सॉरी उल्टा बोल दिया, आपको कोडोमेन दिया होगा। कोई फंक्शन जब भी आपसे ऑन टू की बात करेगा तो कोडोमेन क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, और आपको बस रेंज ढूंढना है। फिर देखना है कि रेंज जो आपने निकाले हैं और कोडोमेन इक्वल सेट होने चाहिए। इफ दे आर इक्वल सेट देन वो ऑन टू है। तो जैसे यहाँ पे, हाँ बोलिए। प्लीज ये करके बता दीजिए कैसे पता करेंगे ऑन टू। जी जी जी, तो इसके दो तीन तरीके, चलो एक तरीके से भी करता हूं मैं। तो मेरा r-3 से r-1 था, चलिए। सो f जो था ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 से ऑल रियल नंबर ये था, और fx है x-2/x-3। सो ये देख के आपको ये समझ आ रहा है कि इस फंक्शन में जो डोमेन है हमारा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है 3 को छोड़ के, क्योंकि इसलिए 3 यहाँ रखेंगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। और जो कोडोमेन हमें दे रखा है क्वेश्चन में, जो कोडोमेन है
वो आपके पास है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, तो ये आपका कोडोमेन है। अब आपको क्या फाइंड करना है? रेंज। आपको क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है। तो जब रेंज फाइंड करेंगे आप तो रेंज क्या आएगा? सो रेंज का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, कि एफ एक्स की वैल्यूज क्या आएंगे। जब भी आपको रेंज निकालना हो ना, सो व्हाट यू डू, एफ एक्स को वाई रख दो। सॉरी। तो यहां से आप एक चीज देख रहे हैं कि दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड व्हेन यू टेक एक्स अदर देन 3, जो कि यहां पे इन्होंने डोमेन मिली। अब मैं क्या करूं, उसको अभी y की वैल्यू x के टर्म में है, नाउ यू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, तो उससे रेंज आ जाएगा। तो जब भी इस तरह का फंक्शंस हो और आपको रेंज चाहिए, मतलब ऑन टू चेक करना हो, तो यू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। सो यहां से हमें चाहिए x इन टर्म्स ऑफ y, तो x वाला एक साइड ले जाएंगे, xy माइनस 3y माइनस 2। यहां से आप कॉमन लेंगे अगर x, so you take x कॉमन, तो बच जाएगा y माइनस 1, वो 3y माइनस 2। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ये आपने x फाइंड कर लिया, सी केयरफुली। सो आपने यहाँ क्या फाइंड कर लिया? x। अब आपको ये देखना है कि ये जो टर्म लिखा है हमने, when this term is defined, so what are the values of y at which this function is not defined? y के किस वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा? जस्ट 1 ना, y is equal to 1। हाँ, so ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा y is equal to 1 पे। You take any real number other than 1, the value of y will always give you some finite answer। ठीक, तो जस्ट यही मतलब है इसका, ये जो x की वैल्यू है, this should be any real number, है ना, ये x की वैल्यू है ना, so this should be any real number except क्या था 3, और 3 का लॉजिक आपको यहां से क्लियर है। और देखो इस 1 का लॉजिक यहां से क्लियर है, ये क्यों यहाँ -1 किया था, क्योंकि यहाँ पे y -1 आ रहा है। तो मेरा मतलब कहने से ये है, हम लोग यहाँ रेंज फाइंड कर रहे थे। सो रेंज से हमें ये समझ आया, तो ये तो कोडोमेन था, हम यहाँ से रेंज देख रहे हैं एक्चुअली, कि ये जो सेट, ये जो फंक्शन इट इज डिफाइंड व्हेन y इज इक्वल टू, डिफाइंड व्हेन y इज नॉट इक्वल टू 1, तो मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ये रेंज है। और कोडोमेन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इससे पता चल गया कि फंक्शन क्या है, रेंज और कोडोमेन इक्वल सेट है। तो जो कोडोमेन और रेंज इक्वल सेट है, सो रेंज सेट और कोडोमेन सेट इक्वल ही है, तो इसीलिए f ऑन 2 है। ठीक है, अगर आप चाहो यहाँ पे फर्दर इसको यूज करना चाहो, so if you find fx using this value, तो fx में x के प्लेस पे ये रख के देखो, तो ऑब्वियसली ये आपका y ही आ जाएगा। तो मतलब क्या है, जो भी हर y के लिए x मुझे मिल ही रहा है, whatever y you give me, I will get 1x from here and that will be image। so मतलब ये कहना चाह रहा है, समझिए। so whatever y you will give me, I will get 1x, and what is that x? this type of x, and that will map to this। so ये मतलब है, so ये on 2 है, इसमें कोई भी एक y चूज करूंगा तो मुझे एक x मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है on 2 दिखाने का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक और ट्राई करो। जैसे एक फंक्शन है f फ्रॉम r टू r, ठीक, और fx है चलो, तो बताओ मुझे कि यहाँ पे ये ले लिया मैंने, ये फंक्शन है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ, ये ऑप्शन ए है कि f is 1 1
ऑप्शन बी f is onto, ऑप्शन सी Sir, C and D option will be correct. ओके तो चलो अभी वन ले लेते हैं. So he is saying C and D are correct. Okay. So let me write the other one. Sir, 1 is not on 2. वन है Not on 2. Not on 2. not on टू and not वन और वन 1. वन होगा. अच्छा ये मेरा वन है. चेक करो भाई आगे लोग. तो इवन ऑर्डर फंक्शन कभी नहीं 1 1 हो सकते. नहीं सर, 1 नहीं होगा क्योंकि उसका कर्व जो आएगा अपर हाँ आएगा तो रिप्लाई तो 2 पॉइंट पे कट करेगा. 1 नहीं होगा. ठीक है. इसके बारे में क्या कहोगे? सर ये फंक्शन ऑन टू होएगा आल्सो 1 1 होएगा. ओके बाकी लोग चेक कीजिए. तो यही सारे ऑप्शंस यहाँ भी हैं आपके पास. सर ये फर्स्ट वाले में कर्व कैसे बनाया, मतलब समझ नहीं आया मेरे ऊपर. जी ये लोग देखो हर क्वेश्चन करने के बहुत सारे अप्रोच है. सो यू ट्राई टू डू योर इन योर ओन वे. जैसे इन लोगों को पहले से आइडिया है ग्राफ का, सो दे आर लुकिंग थ्रू ग्राफ्स. मैथमेटिकली भी जा सकते हैं, ग्राफिकली भी जा सकते हैं, और भी तरीके हैं. तो हर एक क्वेश्चन के डिफरेंट अप्रोच रहते हैं. सो यू हैव टू डेवलप योर ओन अप्रोच कि हाउ टू सॉल्व. तो आप ट्राई करके देखो अपने तरीके से एंड देन मैं सॉल्व करता हूँ. तो जरूरी नहीं कि जो मैं कराऊंगा वही सही तरीका है, वही बेस्ट तरीका है. देयर आर मेनी डिफरेंट बेटर वे हो सकता है. ठीक है. सो यू हैव टू ट्राई इन योर ओन वे. जस्ट वाला क्वेश्चन जो है ना उसके आईआईटी से एमएस के 2021 में पूछा गया था. यस इस टाइप क्वेश्चन. हाँ तो हालांकि ये सब टॉपिक्स क्लास 11 12th के हैं, बट इन द जैम एंड गेट दे आर फ्रीक्वेंटली आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑन 1 1 और 2 एंड ऑल दिस. सो ये टॉपिक्स 11 12th वाले ही हैं. तो देखो अभी आपको क्या करना है, जिन लोगों को सीखना है, यू थिंक, आप दिमाग को ये लगाओ कि 1 1 होता क्या है, ऑन 2 होता क्या है. फिर आप कैसे दिखाओगे वो चीज फंक्शन से, ऐसे सोचना पड़ेगा. फिर आप ट्राई करोगे तो यू विल हैव डिफरेंट वे, डिफरेंट देन अदर्स. ये चीज है. सेकंड वाले का 1 1 होगा बट ऑन 2 कैसे चेक करें? 1 1 होगा तो ऑन 2 के लिए रेंज ऑन टू भी होगा ना सर? रेंज और कोडोमेन आपको देखना पड़ेगा. एक ऐसा रिजल्ट होता है ना कि ऑल डिग्री का पॉलिनोमियल हमेशा ऑन टू होता है. यस क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है ये, और x टेंड्स टू इंफिनिटी पे, ये इंफिनिटी पे जाएगी, x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पे जाएगी. तो ऑन टू फंक्शन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ऑन टू फंक्शन ऑन R. एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज 1 1. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज 1 1. दोनों मिला के बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन इज 1 1. मोनोटोनिक मतलब आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, नॉट बोथ. सो देखिए, सो वी कैन गो मैथमेटिकली आल्सो, लेकिन होगा क्या, अब हम लोग मैथमेटिकली ना जाके, मैथमेटिकली थोड़ा लेंदी पड़ेगा अगर मैं जो डेफिनेशन लिखा दूं उसके थ्रू. तो अब हम थोड़े से थ्योरम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक तो थ्योरम वही लिखा था हमने, है ना, कि जो मोनोटोनिक फंक्शन है, तो जैसे एक तो थ्योरम ये लिखा था हमने कि मोनोटोनिक फंक्शंस आर वन वन फंक्शन, है ना. स्पेशली हम टॉकिंग अबाउट स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक. ठीक है ना, जो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है
तो मतलब ये हालांकि वही है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन जो होंगे वो हमेशा 1 1 होंगे। एंड दूसरा अगर आप लिखोगे जैसे मैं बता रही थी मैं ना कि जो भी ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल है, सो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, मैं थोड़ा ग्राफ के थ्रू मैं दोनों ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा आपको कि क्या कैसे हो रहा है। सो रेंज आर होता है, जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है उसका रेंज हमेशा आर रहेगा। तो रेंज आर है, कोडोमेन आर दे रखा है, तो रेंज कोडोमेन इक्वल हो जाएंगे तो ऑन टू तो हो ही जाएगा, है ना। तो इस तरीके से सो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैज रेंज आर, तो उसके पास रेंज जो होगा वो आर होगा। या बोल दूं ऐसा मैं कि इज अब ये देखो पॉलिनोमियल होने के लिए I'm again telling you this is not a polynomial function. Polynomial function होने के लिए power has to be natural number only. This is a polynomial function, but this is not a polynomial function. This is not a polynomial. This is not polynomial function. This is not polynomial function. This is not. This is polynomial function. So polynomial function when we write, so पावर हैज टू बी नेचुरल, मतलब पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube and so on n xn x की पावर n, so इस ऑर्डर में। so है ना, तो this is not, this is just polynomial, this type of function. so odd degree polynomial function is onto function on R, हाँ ठीक है, onto function ऑन आर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं कोडोमेन आर और रेंज आर आएगा इसीलिए। एनीवे चलो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, थ्योरम्स था जो यूज करता है, इस पे आते हैं। सो सिंपली इस तरह के फंक्शन का ग्राफ हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। मैं दोनों फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। सो ये जो क्वाड्रेटिक है ये क्यूबिक है, तो लीनियर फंक्शन का लाइन ग्राफ होता है। क्वाड्रेटिक है तो यू शेप का ग्राफ आएगा इसका, है ना। ये लीडिंग टर्म इज इंपोर्टेंट, तो ये x स्क्वायर इसका लीडिंग टर्म है, तो ग्राफ कहीं ना कहीं x स्क्वायर जैसा होगा, थोड़े से इधर उधर होंगे इसकी वजह से, बट ग्राफ का शेप x स्क्वायर जैसा होगा। यहाँ x क्यूब है तो ये इस टर्म की वजह से थोड़ा सा इधर उधर ग्राफ होगा, बट ग्राफ विल लुक लाइक लीडिंग टर्म, x क्यूब जैसा ही दिखेगा, ठीक है। पैराबोला टाइप भी होगा तो यस, जैसे x क्यूब ग्राफ होता वैसे ही दिखेगा। चलो तो इसमें थोड़ा इजी ये है कि अगर आप यहाँ पे अगर आप f डैश x निकाल लो, इफ यू फाइंड योर f डैश x, तो यू विल सी कि जैसे आ गया 3x क्यूब प्लस 6x प्लस 12। अगर तुम स्क्वायर आएगा ना, हाँ अच्छा, यस यस वो मेरा मिस्टेक, हाँ यस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, फाइन, हाँ ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। सो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। अब दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 2, नहीं, थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा, मतलब अरेंज करने पड़ेंगे, है ना। सो वी कैन राइट इट समथिंग लाइक 3 टाइम x प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना, एंड आगे हो जाएगा +3। हाँ, तो इसके अंदर जाओगे तो +3 और खोल दोगे आप, सो 3 टाइम x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 9, है ना। ओके, अब इधर समझो। सो मैंने अभी f डैश x निकाला है। f डैश x क्यों निकाला है? ये चेक करने के लिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है क्या या फंक्शन डिक्रीजिंग है क्या, ये बस चेक करने के लिए। तो हमने f डैश x इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, और ये तो स्क्वायर लगा है, प्लस 9 भी है, तो कभी भी नेगेटिव आंसर देगा नहीं, तो ये आंसर हमेशा 0 से तो बड़ा ही आंसर देगा। कहने का मतलब ये हमने यहाँ से डिसाइड किया कि f डैश x जो है स्ट्रिक्टली मोर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आर ऑलवेज 1 1 फंक्शन। तो यहाँ देखो हमने डेफिनेशन पे नहीं गए, हम थ्योरम से डिसाइड कर लिया कि 1 1 होगा कि नहीं होगा।
तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये कॉन्टिन्यूअस भी है, कॉन्टिन्यूअस होना भी जरूरी है। तो वहां जो हम थ्योरम्स लिख रहे हैं ना, वहां कॉन्टिन्यूटी की रिक्वायरमेंट है, मान के चल रहा हूं कॉन्टिन्यूअस है। जो थ्योरम्स लिखे हैं ये कॉन्टिन्यूअस होना भी जरूरी है, तभी बोल पाएंगे आप। सो कॉन्टिन्यूअस, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। या चलो क्या दिक्कत है, कॉन्टिन्यूअस नहीं लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-1 तो हो ही जाएगा। 1-1 में दिक्कत थोड़ी है, मोनोटोनिक है, दैट्स फाइन, 1-1 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ सर, तो कंटीन्यूअस होगा क्योंकि इसका पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन तो होगा। हाँ ये कॉन्टिन्यूअस है तो वी हैव एडवांटेज कि हाँ ये कॉन्टिन्यूअस है, बट यहाँ पे एक्चुअली सेकंड वाले में पॉलिनोमियल तो हमेशा रहता है, तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, इट्स फाइन। सो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो 1-1 हो गया, तो ये 1-1 हो जाएगा। अब इसका ऑन टू चेक करना आसान है कि इसलिए क्योंकि ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। सो थ्योरम कहता है कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा क्या, इसमें बात कर रहा हूं मैं। जब x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी तो fx टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, व्हेन x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी तो fx टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। तो इस और ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो मतलब फंक्शन विल अटेन ऑल रियल वैल्यू फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, कोई कॉन्टिन्यूअस है। सो यहां से मैं ये बताना चाह रहा हूं बस कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो इसका रेंज पूरा रियल नंबर आएगा। और ऐसे भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का ऑड पावर 3 हो 5 हो, है ना, हाईएस्ट जो पावर है वो डिग्री होती है, तो ये ऑड डिग्री है, सो इसका रेंज हमेशा आर आएगी। कोडोमेन आर दे रखा है यहाँ पहले से, कोडोमेन है जो आर दे रखा है, तो रेंज एंड कोडोमेन इक्वल हो गया तो ऑन टू हो गया। सो कोडोमेन ऑलरेडी आर दे रखा है, दोनों इक्वल है तो इसीलिए ऑन टू हो गया। तो यहां से 1-1 था, यहां से ऑन टू हो गया, तो 1-1 ऑन टू दोनों हैं। तो ये कैसे डिसाइड हुआ, हमने थ्योरेटिकली डिसाइड कर लिया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसीलिए 1-1 है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है इसीलिए ऑन टू है। तो ये कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, टाइम सेव होगा। अब डेफिनेशन जाएंगे fx1 = fx2, देन प्रूव करेंगे x1 इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ये है। तो आपको इसमें थोड़ा ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे। ट्रिक क्या, थ्योरम्स हैं जो डायरेक्टली यूज हो रहे हैं, थ्योरम्स। यहाँ पे अच्छा सर ग्राफ बनाना चाहो, मैं ग्राफ भी इसका रफली बना देता हूँ, देखो ग्राफ से भी दिख जाएगा। तो चलिए ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं, तो एफ डैश हमेशा पॉजिटिव है, तो जीरो वैल्यू कितनी है इसकी, जीरो रखेंगे तो 1 आ जाएगी। ओके, तो जीरो रखेंगे 1 आ जाएगी। तो उस फंक्शन का ग्राफ बना देता हूँ, कैसा बनेगा। एक तो मुझे पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, और एफ डैश एक्स कभी जीरो नहीं होना है, और एक्स को जीरो रखने वैल्यू फंक्शन की 1 आएगी, ठीक है। सो रफली जो होगा, इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, है ना। सो तो x का माइनस इंफिनिटी फंक्शन क्या, माइनस इंफिनिटी, सो इसमें कहीं ना कहीं इस तरह चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा रफली, मतलब एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रहा हूं, नॉट एग्जैक्ट ग्राफ, एक रफली आइडिया दे रहा हूं मैं कि ये इस तरह से कुछ होगा, इट्स अ रफ आइडिया। तो 1-1 क्या होता है कि तुम x की डिफरेंट वैल्यू पे, x की एक वैल्यू पे एक ही y की वैल्यू मिलेगी, एक ही y की वैल्यू मिलेगी। तो ये इसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं ना, इस फंक्शन का ग्राफ बना लो। अब तुम अगर ड्रॉ करो, अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन का फंक्शन चेक करने के लिए होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, एक y के करस्पॉन्डिंग एक ही x मिलेगा, तो यू नो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं 1-1 है कि नहीं इसके लिए, हाँ, और वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन है कि नहीं। अच्छा चलो मैं तुमसे एक दो चीजें पूछता हूँ, पहले इस क्वेश्चन क्लियर कर लूं। तो ये रफली आइडिया है। अच्छा वो ये मुझे बताओ, क्या किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरीके का हो सकता है, जैसे ये सर्कल है, सो इज इट अ ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन? नो, व्हाई? सर वर्टिकल लाइन टेस्ट नहीं, फिर पता चल जाएगा। हाँ, सो वहां मैं क्या कह रहा था, द वर्टिकल लाइन टेस्ट सेज किसी फंक्शन, जैसे मान लो हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो एक x के करस्पॉन्डिंग मुझे 2 डिफरेंट y मिल गया, 1 x के करस्पॉन्डिंग आई हैव 2 डिफरेंट y।
So do you think it will be a function? नहीं है ना? जो फंक्शन का डेफिनेशन कहता है कि for each element in set A has a unique image in set B, मतलब only one image होगा. So यहाँ में vertical line test यही कहता है कि जब आप लाइन ड्रॉ किए तो you have single x but you are getting 2y on the graph. There are two different y corresponding which you have a single x. So single is going to 2y. So this cannot be the graph of any function. ठीक है ना? सो इस ग्राफ कभी भी किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और वो 2 टाइम इंटरसेक्ट करे. अगर किसी फंक्शन का ग्राफ होगा ना, सो वर्टिकल एनी वर्टिकल लाइन यू ड्रॉ इट विल इंटरसेक्ट मैक्सिमम 1 टाइम. Otherwise it is not a function. Like this is not a function. This is not a graph of any function. ये ठीक है, सर्कल का है, सर्कल का बनाया हमने x square plus y square is r square, but that is not a function. That is one equation जिसका ग्राफ बनाया हमने, है ना, one expression curve हो गया, that is one curve, but not a function. Okay, what is horizontal line? Horizontal line test क्या कहता है कि if you draw horizontal line and graph intersect more than one point, then क्या होगा? It's not common. Not 1 yes. जैसे एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर ले लो. चलो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है. तुम कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे इट विल इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट. ओके, बट इफ यू ड्रॉ वन हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हाट इट इज डूइंग? कटिंग एट 2 पॉइंट. दिस इज x1, दिस इज x2, this is y. So what is the meaning? Meaning is corresponding to two different x you have single y. Corresponding to two different x you have single y. So this cannot be 1 1, right? Because 1 1 function means distinct element must have distinct images, then it will be 1 1. This is not 1 1. So means when you draw horizontal line and graph intersect at more than one point, it cannot be 1 1. If you draw vertical line, if graph intersect more than one point, it is not a function itself. Okay. Come to the point question. So I was here. यदि इसमें डाउट नहीं होगा किसी को, देख लो. अभी भी डाउट है तो बताओ. इस पे आते हैं. So two logic: strictly increasing, always 1 1. Odd degree polynomial, always on 2. सर जी. तो ये पहले वाले को हमने डिफरेंशिएट किया तो 4x + 1 आया तो ग्रेटर देन 0 होगा, उसके लिए 1 1 रहेगा. सर ऑन टू कैसे प्रूव? नहीं, how are you sure हमेशा 1 1 रहेगा? समझिए. सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. नहीं है ना. 4x + 4, so 4 times x + 1. Do you think any x you choose it will be positive? Like you choose x is equal to -4, what will happen? सर उनको का ग्राफ ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा ना. ये कभी नेगेटिव भी दे सकता है, कभी पॉजिटिव भी दे सकता है. तो दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. फुल्ली मतलब फुल्ली नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. दिस इज नॉट मोनोटोनिक फंक्शन. मींस समझ आया जो लोग कह रहे हैं? जैसे देखिए मैं x को रख देता हूं -10. चलो तो ये आंसर आ गया आपका -36. नेगेटिव आ गया. x को रख दूं 10 तो आ जाएगा 44. पॉजिटिव आ गया. तो वो थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई. क्योंकि स्ट्रिक्टली है ही नहीं तो थ्योरम लगा ही नहीं सकते हम. थ्योरम तब लगा पाते जब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता. तो यहाँ दूसरा लॉजिक है. वही कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करना तो समझ आ जाएगा. थियरी क्या है उस पे तो फुल आर के लिए वैलिडिटी है ना, एक तो पॉइंट और दूसरे पॉइंट के लिए तो नहीं है. यस वो समझाने के लिए बोल रहे हैं. हाँ मतलब अगर ये पॉजिटिव होता फॉर ऑल आर देन वी कैन से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना. सर अभी जो ग्राफ बताया उसमें ऑन टू कैसे कर सकते हैं? अच्छा ऑन टू ग्राफ में देखो. ऑन टू के लिए ग्राफ में ये है कि आपका जो कोडोमेन था ना, ये ग्राफ बनाया ना, तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा ग्राफ. सो फॉर एवरी y देयर विल बी एटलीस्ट 1 x होगा. कोई भी y चूज करो. अरे यार you choose any y you will have at least 1 x. whatever y you choose you will have at least 1 x.
मतलब सेम रहता है 1 1 में, तो जो 1 1 है वो 1 2 है, ऐसा नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं 1 1 1 2 में। हो सकता है 1 1 हो ऑन 2 भी हो सकता है 1 1 हो ऑन 2 ना हो सकता है 1 1 हो ऑन 2, मतलब ऑन 2 हो 1 1 ना हो सकता है 1 1 भी ना हो ऑन 2 भी ना हो, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं कि 1 1 होगा ऑन 2 होगा ही या ऑन 2, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो सर वो वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? जी अब यहाँ पे आते देखिए, तो ये फंक्शन क्वाड्रेटिक है। ये फंक्शन क्या था, क्यूबिक था वहां पे, ये फंक्शन क्वाड्रेटिक है। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, तो रफली इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। जैसे एक तो है कि मैं डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ कर दूं इसका, मैं एक तो है कि डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ कर दूं, तो क्या कर सकता हूं, ये जो fx है 2 मैं कॉमन ले लूं इसका, तो अभी मैं 2 कॉमन लूंगा। ये जैसे आपने f' निकाला था ना, तो f' निकाला था आपका 4x + 4 इक्वल टू 0 कर दो, तो f' इक्वल टू 0, so x is equal to -1, f' 0 तो x is equal to -1। अब x जब -1 है तो इसका मतलब है ग्राफ कहीं ना कहीं -1 पे वो हो रहा है। सो -1 क्या वैल्यू है फंक्शन की -1 पे, 2 - 8 + 11, तो 11 + 2 13 - 8 5, सो 5 होगा, है ना। सो ये कुछ ग्राफ ऐसा होगा इस फंक्शन का। ये देखो, दिस इज ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब सोच रहे होंगे मैंने कैसे बना दिया, आप ये सोच रहे हो ना, तो आप भी बना सकते हैं। सिंपल मैंने क्या किया है, मैंने बस ये देख लिया फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, f' को 0 पुट कर दिया, डिफरेंशिएबल फंक्शन है इसीलिए, तो इससे क्रिटिकल पॉइंट आ गया। बाकी मैंने बताया था ना आपको x + 1 होल स्क्वायर ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये स्क्वायर है, तो x की 2 डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी आपको जहां पे फंक्शन सेम आंसर देगा। एग्जांपल के लिए यू फाइंड f0 एंड यू फाइंड f-2, बताइए जरा क्या आंसर आएगा। f0 11 है, 0 to 11 आएगा। हाँ f-2 निकालिए जरा। ये भी 11 है। यस, तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल, जो मैं भी ढूंढ रहा था ना, इसको बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल, और ये हेल्प करता है ऑप्शन को डिस्कार्ड करने में। सो हमारे पास x की 2 डिफरेंट वैल्यू है, यहाँ पे x की 2 डिफरेंट वैल्यू है और जिसका इमेज कॉमन है। 0 का इमेज भी 11 है, -2 का इमेज भी 11 है, तो क्या आपको लगता है ये 1 1 होगा? नो सर। और मैंने कैसे ये पॉइंट ढूंढा, ये भी ट्रिक है यहाँ पे, क्योंकि ये -1 मैंने इसलिए निकाला था कि कौन सा पॉइंट है जिसके अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये ग्राफ -1 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो मैंने एक आगे देखा 0 और एक पीछे देखा -2, तो 0 और -2 पे सेम आंसर आएगा, 1 पे और -3 पे सेम आंसर आएगा फंक्शन में। इसमें पुट करके देखो, आप 1 रखोगे तो जो आंसर आएगा वही -3 रखने पे आंसर आएगा, क्योंकि मैंने ग्राफ का मुझे आइडिया मिल गया है इसीलिए। सो ये -1 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जितना आगे जाओगे वैल्यू पीछे आओगे वैल्यू सेम रहेगी। जैसे x² 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, अगर सिर्फ x² होता तो -1 + 1 पे सेम आंसर आता, +2 -2 पे सेम आंसर आता, +3 -3 पे सेम आंसर आता। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, बस ये -1 पे सिमेट्रिक है। तो सर ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे जिसमें स्क्वायर होगी हमारी पावर, मतलब में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी डिग्री जो होगी, तो उसमें तो कोई भी 1 to 1 नहीं होगा। यस यस, वैसा कोई फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अगर डोमेन उसका रियल नंबर है तो कभी 1 1 नहीं होगा, है ना। अगर डोमेन रियल नंबर है तो, अगर डोमेन कभी पॉजिटिव रियल नंबर कर दिया तो फिर पॉजिटिव है तो सारे में डिफरेंट आता रहेगा, बट रियल नंबर पे कभी 1 1 नहीं आएगा। आप सही सोच रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 नंबर तो मिल ही जाएगा जहां सेम आंसर आ जाए, कभी 1 1 नहीं होगा, तो 1 1 तो नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट 1 1। ऑन टू की बात करनी है, तो ऑन टू क्या होता है, रेंज और कोड में इक्वल हो। लेकिन अब देखिए एक फंक्शन का ग्राफ क्या हो रहा है, ये 5 था। सो इस फंक्शन का जो रेंज है, वो ग्राफ देख के पता चल रहा है मुझे कि fx की वैल्यू 5 से कम तो आएगी ही नहीं, कभी भी 5 ज्यादा ही रहेगी हमेशा। तो मतलब इस फंक्शन में जो कोडोमेन मुझे गिवन है क्वेश्चन में, वो है हमारे पास r, और जो रेंज एक्चुअली फंक्शन का मिल रहा है ग्राफ से, वो मिल रहा है
5 से लेके इंफिनिटी तक। तो इसका क्या मतलब है, अब बताओ। ऑन टू होगा, ऑन टू रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है ना, नहीं सर, अलग अलग सेट आ गया। बोथ इक्वल सेट होता, सेम सेट, तब जाके ऑन टू होता है। इसका मतलब नॉट ऑन टू, ऑन टू भी नहीं है, नॉट ऑन टू। और इसका मतलब था नॉट 1 1। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये सब एंट्रेंस के क्वेश्चन, ये सब जैम गेट का ही क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जैम गेट में आते हैं, लेकिन है क्लास 12th लेवल का, मैं ये बोल रहा हूँ। तो बस मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। प्रैक्टिस में बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को है, आपके पास बहुत सारे असाइनमेंट। अभी जेडबलई वाला करा रहा हूँ, बाद में अभी असाइनमेंट जो हमारा बन रहा है मैथमेटिक्स पोर्शन का भी, तो वो प्रैक्टिस, बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने को। तो आप जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई कमी नहीं रहेगी, आप फिर हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये चीज है, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी जो आपको प्रैक्टिस करना है इनिशियली क्लास 12 का 11 12 एनसीईआरटी और आईआईटी जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चंस दोनों आपको मैंने बता रखा है। डाउनलोड बुक तो मैंने ड्राइव में डाल के ग्रुप में भेजा था, और एनसीईआरटी पर करना है। तो आज का होमवर्क क्या मैं बताया था, अभी यही स्टॉप करूंगा आज मैं। तो आप लोग अभी आज का बस होमवर्क ये है कि क्लास 11 जो एनसीईआरटी की बुक है उसका जो चैप्टर 2 है उसमें एक्सरसाइज आई थिंक 2.2 से स्टार्ट, 2.1 तो रिलेशन है, तो 2.2 ये प्लस इसके पहले जो एग्जांपल्स हैं, इस एक्सरसाइज के साथ जो एग्जांपल्स हैं विथ एग्जांपल्स, ये आपको सॉल्व करके आने हैं एग्जांपल्स। प्लस इसी में एक मिसलेनियस चैप्टर भी होगा इसी के आगे, मिसलेनियस एग्जांपल एंड एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके आने हैं। तो अभी आप बस ये करके आइए, हो जाएगा। बाकी अगले क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा 1 1 on 2। अगर थोड़ा आगे आप करना चाहते हैं सॉल्व, और डाउट खुल के पूछिए। जो लोग जितना कोशिश कर रहे हैं, कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, किसी बुक से, किसी कोचिंग का, किसी भी मतलब एग्जाम का, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आपके सिलेबस का है कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डाउट पूछो, कोई रिस्ट्रिक्शन है डाउट पूछने में। किसी बुक से पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो जहां भी आपको डाउट है, ठीक है। क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ डाउट बता के ना, इस तरीके से। इसका आगे करना है तो जो क्लास 12 का है उसमें चैप्टर 1 है, चैप्टर का नाम वही है रिलेशन फंक्शन। इसका नाम चैप्टर 2 जो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन में स्किप कर रहा हूँ, फंक्शन में फोकस कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें जो चैप्टर 1 है एक्सरसाइज 1.1 में तो वही है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशंस, वो नहीं करना, स्किप करो उसको। तो यहाँ आप 2.2 ट्राई करके आ सकते हो विथ एग्जांपल्स। तो इसको सॉल्व करके आना क्लास 12 के, सॉरी 1.2 नॉट 2.2, यहाँ 1.2 यहाँ 2.2, ठीक है। तो क्लास 11 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2, क्लास 12 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2, ये आपको करके आना है। साथ में इससे एक्सरसाइज के जस्ट पहले 4-5 एग्जांपल सॉल्व रहता है, वो भी कर लेना, आपको समझ आएगा क्या कर रहा है। और जहां भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, मुझसे पूछना, ठीक है सर जी। सर एनसीईआरटी से तो सर बेसिक्स तो क्लियर कर लेंगे, लेकिन सर डायरेक्ट इसके बाद आईआईटी जी का क्वेश्चन हिलने लगेगा सर? ट्राई करो, हम है ना, फिर मैं कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, नहीं हिलेगा तो जी सर, कोशिश कर रहे हैं तो मैं हूं, फिर मैं कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है, ट्राई करना है, नहीं हो तो फिर मैं हूं, तो मैं सॉल्व कराऊंगा, डाउट बताऊंगा। कोशिश करो, सीखना है, कोशिश करना है। सर जी सर आपने जो बुक रेफर किया था प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट के लिए प्रसन्न साहूकर, लेकिन सम ऑफ देम इन दिस ग्रुप फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और प्रसन्न साहूकर जो बुक है इतने से वॉल्यूम पढ़ा है, इसके लिए इतना कम टाइम में कैसे शेष करें, इसके लिए अपने एडिशनल बुक भी बता देना। प्रसन्ना साहू बुक तो आसान बुक है ना, उसमें इजी है। उसके एक साइज में, एक साइज में 10 12 15 क्वेश्चन ही है बस। हाँ, लेकिन उसके लिए थ्योरी पार्ट बहुत बहुत ज्यादा लेनी है। अच्छा, सो आपको क्या दूसरा बुक बताऊं कोई? हाँ हाँ, एडिशनल बुक और एक्स्ट्रा बुक रेफर किए। देखो, अगर इंडियन ऑथर पढ़ना है तो गुप्ता कपूर की जो बुक है ना, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, एफएमएस, उसको करो सॉल्व ठीक से। वो अच्छी बुक है ना, एफएमएस की बुक जो है। वो भी तो लेनी है, शॉर्टकट में कोनो बुक मिलेगा?
अच्छा शॉर्टकट में कौन सा, तो प्रसन्ना साहू शॉर्टकट मुझे लगता है ईच चैप्टर में उसके 7-8 एग्जांपल्स हैं और 10-12 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, दैट इज इजी वन। शॉर्टकट में और क्या चाहिए, अब 1-2 क्वेश्चन रहेगा तो चैप्टर ही नहीं बनेगा। सर एफएमएस से इजी प्रसन्ना साहू है। हाँ प्रसन्ना साहू इजी बुक है, एफएम प्रसन्ना साहू लैंग्वेज इजी है, एग्जांपल आसान है, एक्सरसाइज भी आसान क्वेश्चंस हैं, यू कैन सॉल्व इट। और जो डाउट है मेरे से डिस्कस करो क्लास में, ये है। प्रसन्ना साहू से आसान बुक नहीं मिलेगा। बाकी रॉस की देख सकते हो, सेल्डन रॉस की देख सकते हो, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी बाय सेल्डन रॉस, दैट यू कैन सी। उसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, इन्फेरेंस नहीं है, फिर ओनली प्रोबेबिलिटी है, रैंडम वेरिएबल ही तक की है, मतलब आई थिंक सेंटर लिमिट थ्योरम तक होगा, हाँ सेंटर लिमिट थ्योरम तक है सैम, उसके आगे नहीं है। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी बाय सेल्डन रॉस, गूगल करो, आज के गूगल पे सबका पीडीएफ अवेलेबल है, जो बुक बोला हूँ, जो भी कुछ बोलूँ सब गूगल पे है। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी बाय सेल्डन रॉस, यू कैन सी दैट बुक। उसके एक साइज है, बहुत क्वेश्चन है, 60-60 80-80 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। प्रसन्ना साहू इज इजी बुक टू स्टार्ट विथ, ये है। सर हमने ओरिजिनल सिलेबस कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ओरिजिनल बुक जो मैं पढ़ाऊंगा, मैं जनरली बुक फॉलो करता हूँ वीके रोहतगी एंड एके एमडी सलाह वाली, और जो कैसेला बर्गर है वो मैं जनरली वो फॉलो करूंगा, वीके रोहतगी। स्टार्टिंग हाँ कौन मार्च से आप शुरू करेंगे? अप्रैल में, अप्रैल कह रहा हूँ। जब तक इस बीच में आप बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, 11-12 वाला चीजें और ये सब स्ट्रॉन्ग कर लो, अभी टाइम है बहुत, बट फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कोई भी क्वेश्चन हो मुश्किल से मुश्किल, यू अटेम्प्ट इट, ट्राई इट, है ना, कोशिश करो सॉल्व करने का, समाओ आंसर निकालो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है सर जी। एफएमएस के जो इन्फ्रेंस और हाइपोथेसिस के क्वेश्चन है सर, वो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है सर, वो लगाने चाहिए फिर उसको रहने दें? नहीं थ्योरेटिकल वाला छोड़ दो, वो देखो जैम गेट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन वो आ रहे हैं, थ्योरेटिकल स्किप करो। जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये एंट्रेंस टाइप का नहीं है, क्योंकि एक जो बुक लिखा है गुप्ता और कपूर, ये हिंदू कॉलेज ड्यू में प्रोफेसर थे, तो वो उनका पर्पस तो एकेडमिक ही था मेनली, कि जो बीएससी एमएससी के कोर्सेज हैं उसके लिए लिखा है उन्होंने, तो एंट्रेंस के लिए उतना पर्पस से लिखा नहीं है। तो आपको बस देखना है एंट्रेंस में क्वेश्चन अप्लाइड टाइप के आते हैं, मतलब जो थ्योरी को अप्लाई किया जाता है, प्रूव दैट वाला नहीं आता है, थ्योरेटिकल बहुत नहीं आता है, स्टेटमेंट बेस्ड थ्योरम का स्टेटमेंट होगा या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो बस। हाँ सर एफएमएस के मेरे एलयू में क्वेश्चन बहुत आते हैं इस सेमेस्टर एग्जाम्स में। हाँ तो क्योंकि उनका वही पर्पस रहा है, तो थ्योरेटिकल एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्किप करने हैं, जो प्रूव दैट वाले स्किप करने हैं, जस्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप का उस पर फोकस करो, ये। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां से मिले सॉल्व करो, हमारे ड्राइव में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वहां से मिल जाएगा, डीपीपीज हैं, टॉपिक वाइज असाइनमेंट है, जिस बुक में और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले उसको सॉल्व करो, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो। ठीक है आई थिंक, तो हम लोग यही स्टॉप। हाँ सर आपने ड्राइव में पीडीएफ भी शेयर किया है फंक्शंस का, सर उसको पूरा पढ़ लें, वो भी सब कुछ कवर करेगा, एनसीईआरटी करेगा? कर सकते हैं, हाँ वो भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में तो थोड़ा बहुत बेसिक है, एनसीईआरटी इज वेरी इजी, मतलब बहुत बेसिक है। बाकी जो जेडब्ल्यू लेवल पे जाएंगे तो लेवल बढ़ता चला जाता है मेंस एडवांस लेवल पे, लेकिन स्टार्ट तो कहीं ना कहीं करना ही है। फिर देखो अभी आप जब 11-12 में थे तो आप लोगों को तब बहुत मुश्किल लगता होगा ये जेडब्ल्यू वाला मेंस एडवांस, अभी आपको आसान लगेगा, आप देखना अभी आपको आसान लगेगा, आपको लगेगा जेईई और मेंस एडवांस मुश्किल एग्जाम नहीं है, तो वो चूंकि हमें भी जरूरत है उसकी, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। बाकी जो मैंने पीवाई वाले बुक भेजे तो उसमें थ्योरी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 1-2 पीडीएफ भेजा था जस्ट पढ़ने के लिए, तो वो जस्ट यू कैन गो थ्रू एक बार, हाँ नॉलेज के लिए। बाकी एनसीईआरटी तुम एक बार गो थ्रू हो जाओ, एनसीईआरटी पूरा एक बार सिलेबस कवर हो जाएगा 11-12 वाला, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है चलिए, तो अभी के लिए ये स्टॉप करते हैं, थैंक यू। और डाउट जिनका है वो रुक सकते हैं, हाँ